आप सबको नमस्कार, राम राम। जो नए भारत के निर्माण के लिए हमारे साथ आए हैं उन सबको आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की तरफ बढ़ने की शुभकामनाएं। इस समिट का 6th एडिशन, राइट फ़हीम जी? 6वें एडिशन के इस समिट का जो थीम रखा गया है, सिक्योर, इंटेलिजेंट एंड फ्यूचर रेडी। इसकी ख़ास वजह फ़हीम जी ने जब डिस्कस की, मुझे मिलने आए और कहा कि इसके ऊपर हम ये पूरा थीम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो कुछ जो चर्चा हुई जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो एक वजह थी। इसके अलावा डायस पे हमारे साथ लंबे समय से टेक्नोलॉजी को पब्लिक पॉलिसीज़ में और पब्लिक ईज़ के लिए इस्तेमाल करने, पॉलिसीज़ को किस तरह से सुगम बनाया जा सके उसके ऊपर काम करने, लोगों को मोबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट जैसी बहुत क्रिटिकल सर्विसेज को ईज़ करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, नीति आयोग के स्तर पर या फिर रेलवे के स्तर पर लंबे समय पर इन विषयों पर काम करने वाले श्री सुगंधी ज्योति सिन्हा जी को भी मेरा रिगार्ड्स। उनके यहाँ होने से हम सबको बल मिलता है, काफ़ी ताकत मिलती है कि हम उस तरफ जा रहे हैं, और मैं कहूँगा आप सबसे कि एक बार ज़रूर उनका तालियों से स्वागत करें। आप सब लोग जो अपने अपने काम से समय निकाल कर यहाँ आए, कई लोग PSU से आए होंगे, कई लोग प्राइवेट कंपनी से आए होंगे। एक परफेक्ट माहौल है PPP मोड का यहाँ पे बात करने के लिए, जहाँ पब्लिक, प्राइवेट एंड पीपल्स पार्टनरशिप की सिक्योर, इंटेलिजेंट एंड फ्यूचर रेडी समिट का हम शुरुआत करते हैं। मैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ। मेरी कंपनी टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कितना होना चाहिए, खासकर इमर्जिंग की बात करते हैं, क्योंकि जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके लिए रूल सेट तो बन चुके होते हैं, लेकिन जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, फाइनेंशियल मॉडल्स क्या होंगे, प्रोक्योरमेंट क्या होंगी, उनके बिड्स कैसे निकलेंगे, उनको हम अडॉप्ट कैसे कर पाएंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, टेस्टिंग कैसे होगी, इन सब के लिए कई पायलट करने वाली एक कंपनी को मैं हेड करता हूँ। लेकिन आज जिस थीम के ऊपर इस समिट को रखा गया है, उस थीम को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे की सोच के साथ रखा गया है। तो जब मैंने फ़हीम जी से बात पूछी कि आपने ये जो काफ़ी डेटा सेंट्रिक है उसको क्यों रखा है, तो उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ बताई कि सर, इस वक्त हम जिस तरह की इकोनॉमी में एंटर कर रहे हैं, वहाँ डेटा का सिक्योर होना, इंटेलिजेंट होना और फ्यूचर रेडी होना कितना मायने रखता है इकोनॉमीज़ को आगे स्मूथली डेवलप करने के लिए, इसके ऊपर ये चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि आज बात सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की और सिर्फ इकोनॉमिकल ग्रोथ की नहीं होनी चाहिए, आज बात इन सब के सेंटर में जो इंसान बैठा हुआ है उसकी भी होनी चाहिए। और आदमी का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होता है, आदमी का ईज़ ऑफ लिविंग होता है, सिटीजन का ईज़ ऑफ लिविंग होता है, ईज़ ऑफ सर्विसेज होता है। सो एक दौर तय करके भारत अब जहाँ पहुँचा है कि आप पासपोर्ट की लाइनों में लगे होते थे, आज आपको पासपोर्ट तुरंत मिल जाता है। आप ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जान नहीं पाते थे कि असली है कि नकली है, आज ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल से लेके पेनल्टी तक। सो बहुत सारे क्षेत्रों में, मैं एक एक करके गिनाने जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। बहुत सारे क्षेत्रों में भारत कैसे सोचता था, चलता था, काम करता था और अपनी सिटीजन्स से रिलेटेड सेवाओं को प्राप्त करता था, कॉरपोरेट और मार्केट से रिलेटेड सेवाओं को प्राप्त करता था और गवर्नेंस से रिलेटेड सेवाओं को अपने निजी जिंदगी में प्राप्त करता था एक सिटीजन, इसमें भारी बदलाव आया। हम आज जहां जिस स्तर पर, जिस पॉइंट पर, जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां आगे आने वाली चुनौतियां हमारे अगले जनरेशन का सवाल बनकर हमसे पूछने वाली, और ये सवाल बहुत गंभीर है। अगर मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के सवालों को सिर्फ 2-3 सेक्टर्स की बात करें, जियो स्पेशलाइजेशन, डीकार्बोनाइजेशन ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट
ईज़ ऑफ मोबिलिटी, ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड वैलिडेशन। तो मेरा बेटा, उनके बाद की जनरेशन, जो क्वेश्चंस हमने करने वाले हैं, अपने डिसीजंस के लिए हम आज के समय में जज किए जाएंगे, लेकिन अपने एक्शंस के लिए हमारी अगली जनरेशन हमें जज करेगी। जब आप अंधाधुन गाड़ियां बना रहे थे, दिल्ली जैसे शहर को 6 महीनों के लिए चोक करके जहां सांस अटक जाती है वहां खड़े हो जा रहे थे, तो आप डिकार्बोनाइजेशन समय से क्यों नहीं प्लान कर पाए? जब आप डिजिटलाइजेशन के उस दौर में गुजर रहे थे जहां आपका हर एक ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो रहा है, तो आप साइबर सिक्योर इन्वायरमेंट, एक फेयर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल गवर्नेंस मॉडल क्यों नहीं बना पाए कि कोई आदमी किसी से पैसा ले रहा है तो हम उसको पकड़ सकें समय पर जाकर, और ऐसे कानूनों का किसी निर्दोष के ऊपर इस्तेमाल ही नहीं किया जा सके। आप जब अकाउंटेबिलिटी में ई कॉमर्स को इतना बढ़ावा दे रहे थे, तो एक आदमी के घर पे यदि मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मोबाइल की जगह अगर पत्थर डिलीवर हो जाता है 70,000 रुपये का, तो वो किसके पास जाए बताने के लिए कि ये मुझे गलत डिलीवरी हुई है ई कॉमर्स से? क्या मैकेनिज़्म है हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इंश्योर करने का कि ये फोरम पे कंप्लेन होगा और आपको आपका रिड्रेसल मिलेगा? क्या एक आदमी इस इकोनॉमी में इतना इंटेलिजेंट है कि ऊपर कैमरा लगा करके अनबॉक्सिंग करे? और अगर इतना इंटेलिजेंट नहीं है तो उसका रिड्रेसल मॉडल कहाँ है? हम सब पेट्रोल, इथेनॉल, मेथनॉल की बात कर रहे हैं। कहीं कोई वीडियो बना देता है, फिर मिनिस्ट्रीज को उसकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। क्या टेस्टिंग की टेक्नोलॉजीज पेट्रोल पर सही ढंग से लगी हुई है पेट्रोल पंप पर? और अगर सही ढंग से लगी हुई है तो हम इतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी का स्पेस, जहां हम डिकार्बोनाइजेशन के ऊपर इतने समय से काम कर रहे हैं, मेथनॉल को मिक्स करना, व्हीकल को उसके लिए अपग्रेड करना, इन सब को साथ रखना और कंसल्टेशन से अपने ऑयल फुटप्रिंट को कम करना, ये सिर्फ भारत का लक्ष्य नहीं है, ये दुनिया के प्रत्येक देश का लक्ष्य है। ऑयल इकोनॉमी की क्राइसिस के बाद हमारी स्थिति बिना लड़ाई में गए हुए लड़ाई के इम्पैक्ट को झेलने वाली है, हमारी नहीं, सभी देशों की। सो उस तरफ अगर आप अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं तो आपको कई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाकर एक ट्रांसपेरेंट सुविधा बनानी पड़ती है, एक ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, जहाँ पे झूठ बोलने का, फॉग और स्मॉग स्क्रीन क्रिएट करने का कोई प्रोविज़न रहता नहीं। कितनी डिलीवरीज हुई है, कहाँ किस फ़ोन पर सिग्नल आ रहा है, किस फ़ोन पर डेटा नहीं आ रहा है, ये हर चीज़ आज की इस इकोनॉमिक ग्रोथ को और आगे आने वाले सेक्टर के अकाउंटेबिलिटी, स्पीड, ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथ को डिसाइड करती है। आप जब डिस्ट्रेस सिचुएशन में फ़ोन करते हैं कि फायर ब्रिगेड आ जाए, पुलिस आ जाए या एम्बुलेंस आ जाए, कितनी देर में पहुंचती है एम्बुलेंस? दिल्ली में कितनी देर में पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश में कितनी देर में पहुंचेगी, हरियाणा में कितनी देर में पहुंचेगी? ये 3 अलग अलग डेटा सेट है, तीनों का प्रॉम्प्ट टाइम अलग होगा, तीनों की रैंकिंग अलग की जा सकती है, तीनों के डिवाइसेस अलग किए जा सकते हैं, और किस राज्य ने किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस समय को कम किया है जितनी समय में आपको सुविधा मिल रही है। ये एक गवर्नेंस मॉडल का मोड है जिस तरफ भारत अब जा रहा है। किस लोकेशन पर आपके फ़ोन पर सिग्नल नहीं आता है, जहां आप फ़ोन लेकर एक सेंट्रल कैपिटल, नेशनल कैपिटल रीजन के सबसे प्रीमियम इलाके में खड़े हैं, जहां पे रेंट लाखों और करोड़ों में है। इकोनॉमिक वेबसाइट कहती है कि कनॉट प्लेस इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्लेस इन एशिया, नॉट इन इंडिया। और अगर वहाँ किसी जगह किसी कंपनी का सिग्नल नहीं आ रहा है, तो क्या वो कंपनी लाइबल है उस लोकेशन पे, उस पिन कोड के आधार पे सिम कार्ड बेचने के लिए? हमारी अगली जनरेशन, वो टेलीकम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मोबिलिटी हो, गवर्नेंस हो या कोई सिटीजन सेंट्रिक सेवा हो, उन सभी सेवाओं की अकाउंटेबिलिटी के लिए आज हमसे नए टेक्नोलॉजीज़, नए नीति निर्माण की अपेक्षा रखती है। और इस अपेक्षा को दूर करने के लिए बड़े स्तरों पर एंकर ऑर्गेनाइजेशंस, PSUs होते हैं।
पीएसयू समिट के इस कॉन्फ्रेंस की जो शुरुआत हम आज कर रहे हैं, शाम तक जो इस पे चर्चाएं होंगी, जिस लेवल की ट्रांसपेरेंसी हमारी इकोनॉमी को स्पीड देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए और एक रोबस्ट फ्रेमवर्क देने के लिए चाहिए, उसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, कितना फ्यूचर रेडी हैं, सिक्योर हैं और इंटेलिजेंट हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो भी चर्चा यहाँ होगी, मैं उम्मीद करता हूँ फ़हीम जी हमें उसकी एक कॉपी प्रोवाइड करेंगे ताकि हम लोग उसके ऊपर और काम कर सकें। लेकिन जाने से पहले मैं आपको दो बातें ज़रूर बताना चाहता हूँ। आप स्केल, साइज़ और वेरिएशन में एक ऐसा देश हैं जो क्या निर्णय लेगा, ये कई देशों का भविष्य तय करता है। इतनी बड़ी इकनॉमी है कि डिकार्बोनाइजेशन के आपके निर्णय कई देशों के लिए कमांडमेंट बन जाते हैं, आदेश बन जाते हैं कि हाँ भारत ने कर लिया है तो हम भी कर लेंगे। जिस तरह की इकनॉमी में एक्सपोर्ट के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का नॉट ओनली एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड द एंटायर इकोसिस्टम, इसको पीछे के 12 सालों में देश ने देखा है। वहाँ हम आज ये निर्णय कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर कैसा होगा, उसके ऊपर रोड की क्या क्वालिटी होगी, गैस पाइपलाइन होगा कि नहीं, ऑप्टिकल फाइबर होगा कि नहीं, रेल कैसा होगा, उसकी कम्युनिकेशन कैसी होगी, बोडोलैंड, भूटान, बांग्लादेश, दूसरा राइट साइड का इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर कंट्री ट्रांस की नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड करके सौंपती है बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को। हम ये तय कर रहे हैं कि हम अपने देश में ही नहीं, हम अपने कॉन्टिनेंट में चलना कैसे चाहते हैं, खाना कैसे चाहते हैं, सांस कैसे लेना चाहते हैं, बात कैसे करना चाहते हैं, बिजनेस कैसे करना चाहते हैं, पासपोर्ट कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ई कॉमर्स से लेकर के इलेक्ट्रिक कैब तक, एक टेलीफोन से लेकर एम्बुलेंस तक आप निर्णय ले रहे हैं। जो कंपनियां, जो इकोसिस्टम यहाँ सफलता प्राप्त कर रही हैं, उनको देश भर में, दुनिया भर में कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सो ये भारत 2013 का भारत नहीं है जब दुनिया कह रही थी कि तुमसे ना हो पाएगा। आप खुद तो डूबेंगे ही, आप अपने साथ साथ जो इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिजनेस करने जा रहे हैं उनको भी डुबाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी कह रही है कि आप फर्जाइल 5 इकोनॉमीज़ में से एक है। ये भारत 2023 से लेकर 2026 तक का वो भारत है जिसके साथ पूरी दुनिया G20 समिट में पीछे खड़े होकर कह रही है कि किसी से होगा तो तुमसे ही होगा। और जो आप करने जा रहे हैं वो इस वक्त आपके इकोनॉमीज़ को, आपके स्केल को, आपकी इफ़िशेंसी को और आपके कैपेबिलिटीज़ को डिनोट करती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दो बड़े एग्जाम्पल्स अगर आपके सामने मैं दूं तो आप निर्णय कर पाएंगे कि भारत की पोजीशन, भारत की ग्रोथ और भारत का चैलेंज किन देशों को कितना कंफर्टेबल और कितना अनकंफर्टेबल करता है। इसके लाइव एग्जाम्पल्स हैं आपके दोनों कॉरिडोर, बोडोलैंड, बांग्लादेश एंड भूटान B3 और दूसरी तरफ इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। G20 में जब ये अनाउंस होते हैं, 1 महीने के अंदर हमास जो कि एक रेबल ग्रुप है, वो इजराइल जैसी डिफेंस फोर्स जो कि इतनी मॉडर्न है उसके ऊपर हमला कर देता है। आज जब जाबेल अली और कांडला पोर्ट, ये दोनों भारत सरकार के IMSC के पोर्ट हैं, उस पर ज़्यादातर काम पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ जो दुबई की साइड का जाबेल अली दुबई की साइड का है, माफ़ कीजिएगा, उस पर इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का काम हो गया। वहाँ से सऊदी अरेबिया के बॉर्डर तक के रोड, सऊदी अरेबिया के 2 लिंक जिस पे रोड और रेल दोनों होनी थी विद पाइपलाइन, वो पूरा हो गया। तो वो हिस्सा रह गया जहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट हुई। सो आपके हित, आपके इंटरेस्ट, आपके एम्बिशन को रोकने के लिए किस स्तर तक नेगेटिव एनर्जीज जा सकती हैं ग्लोबल लेवल पर, उसका एक एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ जब
हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये फिजिबिलिटी स्टडी इंडियन रेलवे के साथ सबमिट की बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति को, तो क्या दबाव आए और बाद में उनके हटने के बाद प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप के आने के बाद क्या रेवोल्यूशंस हुए कि कितना पैसा कौन से एनजीओ कौन सा यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम के थ्रू बांग्लादेश में आ रहा था, क्यों आ रहा था। केजीबी ने बहुत सारे रेवोल्यूशंस किए, सारी बातें आपको इंटरनेट पे मिलेगी, मैं उसके चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि आपके हित को ओवर स्टेप करने के लिए आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। और हम जिस स्थिति में हैं वहाँ हमें अपनी स्ट्रेंथ को साबित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है कि हम अपने ऊपर भरोसा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि बाहर इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में विश्वास की बात करनी बहुत मुश्किल है। देश के बाहर जो भी समस्याएं हैं, वो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हों, इस वक्त सप्लाई चेन पूरी तरह टोन्ड है, ऑयल का, लॉजिस्टिक का। उस वक्त अगर आप 14.7% के हिस्टोरिकल लॉजिस्टिक स्पेंड से नीचे आकर सिंगल 1 डिजिट में, जो कि एक वक्त कहा जाता था कि भारत से नहीं हो पाएगा, 14-14.5% का लॉजिस्टिक कॉस्ट को 9% पर लाना, आप वहाँ आकर खड़े हैं। तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी के इंटरनल बैलेंसेस को इस्तेमाल करके हम आज एक ऐसी इकोनॉमी है जो कोविड में सबसे लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन के घुसे थे और कोविड से बन के बाहर निकले। इस लड़ाई में भी हम लार्जेस्ट फास्टेस्ट इकोनॉमी बन के घुसे और बाहर निकले, जबकि कई देशों में इसके इम्पैक्ट बहुत बुरे हैं। और क्या रिसेशन और क्या उनके ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ा है, टाइम इज़ येट टू कम। सो मेरा आप सबसे आज एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी टेक्नोलॉजी, अपने प्रोडक्ट, अपने मार्केट और अपने चैलेंजेस के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर इतना भरोसा रखें कि आपको बाहर से आने वाली टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, सर्विसेज, उनकी इफ़िशिएंसी और उतने इकोसिस्टम का वो इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए जो इम्पैक्ट ट्रेडिशनली हमारी पीछे के जनरेशन के ऊपर साइकोलॉजिकली पड़ता था। और जिस वक्त आप ये कंसीव कर लेते हैं आइडिया कि हम सिर्फ एवरेज नहीं हैं, हम आज उन चैलेंजेस को उठाते हैं जो बेस्ट हैं, तो हम वो निर्णय लेते हैं, हम वो इकोसिस्टम बनाते हैं जिसको कल दुनिया फॉलो करेगी। आप सबका धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।